पहला प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है? तो लाल रक्त जो कोशिकाएं होती हैं उनका उत्पादन मानव में अस्थि मज्जा में होता है। राइट आंसर इसका डी है। लेकिन आइए जानते हैं इससे संबंधित कुछ अन्य फैक्ट को। ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न अक्सर बनता रहता है। सबसे पहले जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं यानी कि शॉर्ट में इन्हें आरबीसी कहा जा सकता है, तो आप ये याद रखेंगे। रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स ये जो है इसका पूर्ण रूप है, कई बार इनका ये नाम पूछा जाता है। इन्हें एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये साइंटिफिकली नेम होते हैं। तो ये जो है इसे एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। इसमें केंद्रक नहीं होता है, याद रखना है, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जैसे ऊंट और लामा जिसके आरबीसी में केंद्रक होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। निर्माण की अगर हम बात करें तो आप याद रखेंगे कि इनका निर्माण वास्तव में अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन बात यह है कि जब भ्रूण अवस्था में इंसान होता है तब यकृत और प्लीहा में इसका निर्माण होता है। तो वयस्क में अस्थि मज्जा में, भ्रूण अवस्था में तब यकृत और प्लीहा में है। जीवन काल की अगर हम बात करें तो ये जो है 120 दिन होता है। आपको याद रखना है कि जो आरबीसी का जीवन काल है ये 120 दिन है। लेकिन ये सामान्य जो आरबीसी होती है उसका काल होता है। बाकी के अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं यानी कि लगातार रक्त का स्राव होता है, रक्त बहता है, तो वह जो है जीवन काल कम भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर 20 से 120 दिन लिखा है। आरबीसी की कब्र यकृत और प्लीहा को कहा जाता है। क्योंकि यहाँ इनकी जो है मृत्यु होती है। आरबीसी की मृत्यु कहाँ पर होती है? यकृत और प्लीहा में। निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में। इसीलिए आरबीसी को क्या कहा जाता है? यकृत एवं प्लीहा को आरबीसी की क्या कहा जाता है? कब्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में 245 सदस्यों में से राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को नामांकित किया जाता है? पहले आप इसका राइट आंसर जान लीजिएगा। राइट आंसर है बी, यानी कि 245 में से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किया जा सकता है। तो राइट आंसर बी है। आगे देखते हैं। तो राज्यसभा के बारे में जो भी फैक्ट यहाँ से पूछे जाते हैं इन्हें हम यहाँ देखेंगे। तो आप जानते हैं कि हमारी जो संसद है उसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा 3 जो हैं अंग शामिल होते हैं। उन्हीं में से प्रमुख है राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन होता है, ये स्थायी सदन भी है यानी कि इसका विघटन नहीं होता है। राज्यसभा की अगर हम बात करें तो इसकी जो संरचना है, राज्यसभा की संरचना के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में दिया गया है कि इसकी संरचना कैसी होगी। इसमें अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं। आप याद रखेंगे इसके अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है वह 245 है। 245 में से 233 सदस्य ऐसे होते हैं जो अलग अलग राज्य या केंद्र शासित क्षेत्रों से आते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा इनमें से 12 सदस्यों को नामांकित किया जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। अब ये आपसे पूछा जाता है कि इसकी जो सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या रखी गई है। तो आप सभी जानते हैं कि लोकसभा के लिए 25 वर्ष है, लेकिन राज्यसभा के लिए यहाँ 30 वर्ष जो है ये आयु है। न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, तब आप राज्यसभा में सदस्य बन सकते हैं। कार्यकाल क्या होता है? तो कार्यकाल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि राज्यसभा का जो सदस्य होता है यह जो है इसका कार्यकाल 6 वर्ष रखा गया है, लेकिन 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवा से निवृत्त हो जाते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति, यानी कि जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो आप ये भी याद रखेंगे, आपसे ये भी पूछा जाता है, तो ये जो है आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिरका अम्ल का एक प्राकृतिक स्रोत है? अगर सिरका अम्ल का यहाँ पे राइट आंसर आपको समझ आ गया होगा, ये जो है सिरका ही है, ठीक है। आगे देखते हैं इनसे संबंधित कुछ अन्य फैक्ट को। ये आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप इन्हें याद रखेंगे। संतरा है, इसमें संतरा है, नींबू है, या फिर अन्य जो खट्टे फल होते हैं जिनमें रस होता है, रसीले खट्टे फल वाले जो फ्रूट हैं, ये सभी जो है इनमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो आप ये याद रखेंगे। सिरका की बात करें, इसमें सिरका अम्ल होता है। इमली है, इसमें टार्टरिक अम्ल होता है। ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? तो भारत की अगर हम बात करें उसने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था?
तो आप याद रखेंगे 18 मई 1974 को जो है भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट किया था। इससे संबंधित कुछ अन्य फैक्ट जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, याद रखेंगे आप। देखिए, आपसे पूछा जाता है भारत के पहले परमाणु परीक्षण के बारे में। ये होता है 18 मई 1974 को। कहाँ पर होता है? राजस्थान के पोखरण में। ये भी आपसे पूछा जाता है। और जो पहला परीक्षण होता है उसका एक कूट नाम दिया जाता है, उसका एक विशेष नाम दिया जाता है, उसको बोला जाता है स्माइलिंग बुद्धा। ये जो है इसका कूट नाम होता है। यह परीक्षण करने वाला भारत दुनिया का छठा देश बनता है, ये आपको याद रखना है। और जब ये परीक्षण हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। तो आपको ये फैक्ट सभी याद रखने हैं क्योंकि ये एग्जाम में आपसे बार बार पूछे जाते हैं। आपको ये भी याद रखना है भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया था। तो आपको ये एक जानकारी होगी कि 1998 में 11 व 13 मई को शक्ति नाम से भारत ने अगले अपने परमाणु परीक्षण किए। ये फैक्ट आपको याद रखना है। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। इसको ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था, ये भी आपसे पूछा जाता है। और इसमें लगातार एक में 2 और एक में 3 इस प्रकार से 5 परमाणु बम के परीक्षण किए गए थे। तो आप ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है मीथेन के लिए सूत्र क्या है? मीथेन को आप सभी जानते हैं कि इसका जो सूत्र है ये CH4 है। तो आप ये याद रखेंगे। आगे देखते हैं। ये जो है मीथेन के बारे में कुछ और फैक्ट भी याद रखना है। आणविक सूत्र की बात करें तो ये CH4 होता है। आपसे पूछा जाता है यह कैसी गैस है? ये एक रंगहीन गंधहीन गैस है। ना तो यह इसका कोई कलर होता है और ना ही इसमें से कोई विशेष गंध आती है। तो ये रंगहीन गंधहीन गैस है। और इसे जो है मार्स गैस कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि मार्स गैस का अधिकांश भाग मीथेन का ही बना होता है, इसलिए इसे मार्स गैस कहा जाता है। गोबर गैस, बायोगैस एवं प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से मीथेन होती है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में बार बार ये प्रश्न बनते हैं। देखिए, यहाँ मैंने पहले ही सभी प्रश्नों में लिख के रखा है। इसका औचित्य सिर्फ इतना है कि आपका टाइम ज़्यादा खराब ना हो, यहाँ लिखने में ज़्यादा समय हम आपका खराब ना कर सकें, समय बचे, इसीलिए मैंने इन सब को पहले ही लिख रखा है। ये जानकारी आपको डायरेक्टली मिल जानी चाहिए और इन प्रश्नों के माध्यम से आपका अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न है किस शहर को भारत का स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है? तो भारत के स्कॉटलैंड के रूप में किस शहर को जाना जाता है? ये जाना जाता है कुर्ग, कर्नाटक को। ठीक है, कुर्ग कहाँ पर है? कर्नाटक में है। आइए जानते हैं अन्य फैक्ट को। देखिए, भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? कुर्ग, यानी कि कर्नाटक में जो शहर है कुर्ग, उसको भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। लेकिन आपसे पूछा जा सकता है पूर्व का स्कॉटलैंड, भारत में नहीं बल्कि पूर्व का स्कॉटलैंड, ये शिलांग को कहा जाता है। मेघालय की राजधानी है शिलांग, इसे पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। भारत का स्कॉटलैंड कुर्ग को कहा जाता है। कुर्ग का एक और नाम है कोडागू, ये भी आपको याद रखना है। ये जो कुर्ग है ये सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक जिला है भारत में, आपको ये भी याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक जिला कुर्ग है। कुर्ग कर्नाटक में है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। भारत का मैनचेस्टर अगर कहा जाए तो ये अहमदाबाद है, आपको ये याद रखना है। झीलों की नगरी श्रीनगर को कहा जाता है। कर्नाटक का रतन ये मैसूर को कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है जेलीफिश किस प्रकार के फाइलम का एक उदाहरण है? जेलीफिश की अगर हम बात करें तो जेलीफिश जो है निडारिया जो फाइलम है इनमें से आता है। ये जो है निडारिया फाइलम से संबंधित है, तो आप ये याद रखेंगे। आइए जानते हैं कुछ अन्य फैक्ट को। तो देखिए, ये जो निडारिया फाइलम है इसे आप याद रखेंगे कि इसे जो है संघ सीलनट्रेटा भी कहा जाता है। तो आपसे ये भी कई बार पूछ सकते हैं, है ना। तो सीलनट्रेटा जो है ये भी इसे कहा जाता है, आप ये याद रखेंगे। ये सममित होते हैं, ठीक है, ये सममित होते हैं, ये द्विस्तरीय होते हैं। ये फैक्ट के रूप में प्रश्न में पूछे गए हैं आपसे, पिछले जो एग्जाम्स हुए उनमें, उसी के अकॉर्डिंग मैंने इनको यहाँ रखा है। इनमें दंश पाए जाते हैं। आप याद रखेंगे कि जो मुख है उसके चारों ओर कुछ धागे की तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं जो इनके भोजन को पकड़ने में मदद करती हैं, जिन्हें दंश कहा जाता है। तो इनके ये कुछ उदाहरण हैं, जैसे जेलीफिश है। देखिए, उदाहरण तो काफ़ी सारे हैं लेकिन इनको आपको याद नहीं रखना है, आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं उनको ही आप याद रखेंगे। जेलीफिश ये जो है हाइड्रा है,
सी पेन है यानी कि समुद्री पेन, समुद्री पंखा सी फैन, और कोरल हैं, कोरल भी हैं, सी एनीमोन है, ये जो है आपसे पूछे जाते हैं। तो जेलीफिश, हाइड्रा, सी पेन, सी पंखा, कोरल, सी एनीमोन, ये सभी जो है सी निडारिया। देखिए आप याद इन्हें कैसे रख सकते हैं, इसका वास्तव में नाम क्या था, सी निडारिया, अगर हम अपने भाषा में पढ़ेंगे तब। हालांकि सी साइलेंट होता है तो निडारिया पढ़ा जाता है, आप यहाँ देखिएगा आगे, ठीक है। तो आप ये याद रख सकते हैं, सी से सी पेन, सी पंखा, सी एनीमोन, हालांकि और भी सी कई फाइलम में आते हैं, तो आप ये भी याद रखेंगे। अब जेलीफिश के बारे में कुछ फैक्ट जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं। पहले तो आप याद रखेंगे कि जेलीफिश निडारिया फाइलम में शामिल है, ये मछली नहीं है, ठीक है, पहला। दूसरा ये है कि ये अकशेरुकी है, यानी कि इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। अलैंगिक प्रजनन इनमें पाया जाता है, यानी कि इनमें लैंगिक प्रजनन नहीं होता बल्कि अलैंगिक प्रजनन होता है, तो आप ये फैक्ट याद रखेंगे। और जो ये विशेषताएं हैं, ये विशेषताएं इन सब में पाई जाएंगी क्योंकि ये एक ही फाइलम से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प का जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करें तो ये जो है जेनेवा में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो ये हैग नीदरलैंड में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। विश्व पर्यटन संगठन मैड्रिड स्पेन में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति स्ट्रासबर्ग, ये स्ट्रासबर्ग जर्मनी का एक शहर है, यहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति स्थित नहीं है, आप याद रखेंगे। ये जो है लुसाने में स्थित है, आपको ये भी फैक्ट याद रखना है। लुसाने जो है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है, ये आप जानते होंगे। लुसाने जो है स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है, हाथी दांत का पैमाना, हाथी दांत का पैमाना जो है ये हड़प्पा के संदर्भ में कहाँ से मिला है। देखिए आपको जानकारी के लिए बताऊं कि ये जो है इसकी अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना होगा, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से आप वहाँ जा सकते हैं और आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। विशेष बात यह है कि एक वीडियो में 10 ही प्रश्न होंगे और ये 10 प्रश्न आपको डेली मिलने वाले हैं। तो ये जो 10 प्रश्न हैं इससे आपके काफ़ी ज़्यादा प्रश्नों को तैयार किया जा सकता है और साथ में प्रैक्टिस भी की जा सकती है। साथ में ही मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि मैं ऐसे 1000 प्रश्नों को तैयार कर चुका हूं और ऐसे आपको 1000 प्रश्न मिलने वाले हैं, जिन 1000 प्रश्नों से आपके जीके को लगभग कवर किया जा सकता है। तो आप ये याद रखेंगे, हाथी दांत का पैमाना ये ROARO में पूछा गया था 2014 में, हड़प्पा के संदर्भ में, यानी कि हड़प्पा में कहाँ मिला है, हड़प्पा सभ्यता में, ये आपसे पूछा गया है। तो हाथी दांत का पैमाना जो है ये लोथल से प्राप्त हुआ है। आप चिंता न करें, यहाँ से संबंधित कितने फैक्ट हैं, जो भी फैक्ट होंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी को कवर किया गया है। आगे देखते हैं। सबसे पहले कुछ फैक्ट जो अन्य ऑप्शंस थे उनके बारे में। धौलावीरा ये गुजरात में स्थित था, व्यवस्थित जल प्रबंधन प्रणाली के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है धौलावीरा, और ये यूनेस्को में शामिल हो चुका है, इसलिए भी ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वनावली की बात करें तो यहाँ से मिट्टी से बने हल की आकृति प्राप्त हुई है। कालीबंगा की अगर हम बात करें तो जुते हुए खेतों के साक्ष्य कालीबंगा से हमें प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा राजस्थान में है। लोथल के बारे में अगर हम बात करें तो आप याद रखेंगे, लोथल जो है वर्तमान के गुजरात में जो अहमदाबाद जिला है, यहाँ ये स्थल प्राप्त हुआ था, और नदी जो है भोगवा नदी के किनारे था। इसकी खोज रंगनाथ राव ने 1954 में की थी। हाथी दांत का पैमाना यहाँ से मिला था। चावल के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, यानी कि चावल के दाने यहाँ से प्राप्त हुए थे। मनके बनाने का कारखाना भी यहाँ से प्राप्त हुआ है और अग्निकुंड के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। लोथल और जो है सुतकोटदा ये बंदरगाह स्थल थे हड़प्पा सभ्यता के, तो आप याद रखेंगे कि लोथल जो है ये एक बंदरगाह स्थल है यहाँ, यानी कि गोदीबाड़ा प्राप्त हुआ है। तो आप ये फैक्ट लोथल के बारे में याद रखेंगे। लोथल वर्तमान के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे, खोज जो है रंगनाथ राव ने 1953 में। हाथी दांत का पैमाना, चावल के दाने के साक्ष्य, मनके बनाने का कारखाना, अग्निकुंड के साक्ष्य, और ये एक बंदरगाह स्थल है, ये सभी फैक्ट जो है यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो देखिए आप सभी जानते हैं, पन्ना मध्य प्रदेश में है, गिर गुजरात में है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान ये जो है जम्मू कश्मीर में है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान आप सभी जानते हैं ये राजस्थान में है। आगे देखते हैं।
पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। देखिए ये जो है ये तो डायरेक्टली फैक्ट हैं। आगे हम कवर करने का प्रयास ये करेंगे कि हर एक राज्य के जो भी राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य हैं, उन सभी को हम अपनी वीडियो के माध्यम से कवर कर लें। आगे देखते हैं। आज का जो स्टेट है मध्य प्रदेश है, यहाँ जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उन्हें सभी को यहाँ पर कवर किया गया है। आगे तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? एक पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, माधव राष्ट्रीय उद्यान है, संजय डुबरी ये राष्ट्रीय उद्यान है। तो 5 आपको याद रखने हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान और संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान। आप जिला याद ना रखें तो ठीक है, क्योंकि ये स्टेट के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें ठीक है। बाकी के केंद्र की जो भी जॉब्स आती हैं उनमें विशेष इसके लिए आप याद रख सकते हैं मंडला बालाघाट। बाकी के इन सब को आपसे नहीं पूछा जाएगा। मंडला बालाघाट जो मध्य प्रदेश का मंडला है, यहाँ पर ये जो है ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बालाघाट में भी इसका कुछ हिस्सा पड़ता है। बांधवगढ़, माधव, संजय डुबरी 5 आप याद रखेंगे। आगे और देखते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये यहीं पर आपको पचमढ़ी देखने को मिलेगी। ये आपसे पूछा जाता है तो आप ये भी याद रखेंगे। पचमढ़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में ही स्थित है। और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कई बार पूछी जाती है तो आप याद रखेंगे धूपगढ़ जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, जो मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। ये जो है 1350 मीटर है। कहीं कहीं आपको 1352 मीटर भी लिखी मिलेगी, तो आप याद रख सकते हैं। पन्ना जो राष्ट्रीय उद्यान है ये पन्ना छतरपुर जिले में है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के, यहाँ आपको याद रखना है इसके डिस्ट्रिक्ट को भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि ये जो चीते हैं, चीते का पुनर्वास केंद्र है, यानी कि चीतों को यहाँ पर बसाया गया है। आप सभी जानते हैं अफ्रीका महाद्वीप से यहाँ चीते आए हैं। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही है, तो आप ये भी याद रखेंगे। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर कई जीव जंतुओं के जीवाश्म रखे गए हैं। डायनासोर के जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के लिए भी आप मध्य प्रदेश को याद रखेंगे कि डायनासोर का जीवाश्म उद्यान भी यहाँ पर स्थित है। तो ये जो है मध्य प्रदेश के सभी राष्ट्रीय उद्यान थे जिनसे आपको जो भी पूछा जाएगा ये कवर करेगा। आगे हम जब भी करेंगे यहाँ से जब भी प्रश्न उठाएंगे तो ऐसे ही 1 या 2 स्टेट को एक साथ ले लेंगे, ताकि आपके सभी राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न हर एग्जाम में बने हैं, तो ये जो है इम्पोर्टेंट है। यहाँ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है, लेकिन आपको याद रखना है इसमें 1000 प्रश्न आपको मिलेंगे टोटल, जिसमें प्रत्येक दिन आपको 10 प्रश्न मिलेंगे। ये 10 प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपने देखा भी होगा। और साथ में इतने फैक्ट अगर मिलेंगे तो आपके जीके को जो है एक बूस्टअप करने में जो है सहायक होंगे। तो आपका जीके का जो ज्ञान है, जो आपको नॉलेज है, उसे वृद्धि होगी। तो आप ये याद रखेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।